नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम जो 25 नवंबर 2024 को स्टार्ट हो रहा है, उसका रियल मॉक रेलवे ने ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर दिया है। यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले, सिस्टम से थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपके 75 क्वेश्चंस रेलवे ने डाल दिए हैं। इसमें भी आपका एग्ज़ाम टीसीएस ले रही है, ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है। तो पूरे 75 क्वेश्चंस जो रेलवे ने इस रियल मॉक में डाले हैं, वो अपन सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ये भी बताऊंगा क्या ये रियल मॉक वाले क्वेश्चन से क्या इनसे सवाल रिपीट हो सकते हैं या फिर क्या ऐसा ही पेपर आएगा, इस पर भी बात करेंगे। ऐसे तो मैं आया यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर मैंने ये मॉक टेस्ट की लिंक डाली है। इसको अपन क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। आपके साथ ये पूरा लाइव टेस्ट देने वाले हैं और सारे सवाल सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो सिस्टम इस टाइप से दिखने वाला है। सिस्टम नाम रहेगा, आपका इमेज रहेगा, आपका नाम रहेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और आईडी डालकर लॉगिन करना है, जो आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। इससे यहाँ पर साइन इन करते हैं। अब साइन इन पर आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूँ और पूरा यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई किस टाइप से आपका पेपर होने वाला है। 60 क्वेश्चन 75 मिनट, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। आप सही सवाल का आंसर नहीं करते हो तो इस टाइप से आएगा। और सवाल देख लिया है, आंसर नहीं किया तो देखिए, सवाल आपने देखा ही नहीं तो ये सिंबल आएगा। देख लिया, आंसर नहीं किया तो रेड है। आंसर कर दिया तो ग्रीन आ जाएगा। आपने देखा है सवाल और आंसर भी नहीं किया और मार्क कर दिया कि दोबारा देखूंगा जब टाइम मिलेगा। और यहाँ पर आपने मार्क इस प्रकार किया, आंसर करके मार्क किया। यहाँ पर बिना आंसर करके मार्क किया, आंसर करके मार्क करने पर यहाँ पर नीचे ग्रीन सिंबल भी आएगा। तो इस टाइप से इसको आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज कर देते हैं। इसमें आपका जो भी लैंग्वेज फॉर्म भरते वक्त डाली है वही डालना और आपके समक्ष पेपर रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो टोटल 75 क्वेश्चंस इस टाइप से रहने वाले हैं। एक एक करके सभी सवाल अपन हल करते हैं। तो ये तो रेलवे का मॉक है। इसी टाइप से आपको सैकड़ों मॉक टेस्ट लगाने होंगे एग्जाम से पहले। वो कहाँ पर लगाएं? इसी टाइप से सेम जो एग्जाम पैटर्न पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है। ऐसे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऐप में आना है। यहाँ पर आप पास प्रो सेलेक्ट करेंगे तो अभी जो ऑफर चल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से आपको ये ईयरली या 2 वर्ष वाला किफ़ायती रहेगा। आने वाले 2025 रेलवे एग्जाम्स में भी फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि एक बार पास प्रो ले लिया ना, जो भी एग्जाम्स आए 1 साल के लिए तो 1 साल में, 2 साल के लिए 2 साल में, जो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स आएंगे सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको उसी पास प्रो मिल जाएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होता है। आप एग्जाम रियल एग्जाम दो, उससे पहले कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट देंगे तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया है। आप देखते ही सवाल बन पाएंगे और रैंक आ जाएगी आपके। अच्छे ढंग से विश्लेषण किया यहाँ पर पास प्रो ज्वाइन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर लेना। क्या गारंटी कि आपका एग्जाम टीसीएस ले रही? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वेबसाइट मॉक टेस्ट की इन्होंने लिंक डाली है वो DGALM, ये DGALM टीसीएस की ही ऑफिशियल लिंक है। जो भी आज से पहले टीसीएस एग्जाम लिया है, एसएससी हो गया, सभी में हो गया। मॉक टेस्ट जो टीसीएस डालती है DGALM से डालती है। इसके आंसर की आती है, उसमें भी DGALM में रहता है। जो टीसीएस करवाती है उस केस की बात कर रहा हूँ। तो ये कंफर्म है एग्जाम आपकी टीसीएस ले रही है। तो टीसीएस का पैटर्न यहाँ से आपको मॉक टेस्ट में अभी देखने को मिले। तो किस टाइप से सवाल है वो देखते हैं। अब देखिए, सवाल बार बार इसको आप रिफ्रेश करेंगे ना तो सवाल आपके अलग अलग आएंगे। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहला ये सवाल, अब रिफ्रेश किया तो क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा चेंज हो गया। ये अकबर के 9 रत्न वाला क्वेश्चन आ गया। और रिफ्रेश करेंगे और चेंज हो जाएंगे। क्या आप कहेंगे 75 से ज़्यादा सवाल है इस मॉक टेस्ट में? नहीं है। यहाँ पर सवाल में नंबरिंग है वो रेंडमली हो रही है। बाकी सवाल तो इस मॉक में 75 ही है। अब मैंने सारे सवालों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक एक करके सभी सवालों का आंसर जानते हैं। इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये रियल आपका पेपर है। ये पूरे आपने यदि मॉक टेस्ट नहीं दिया तो देख लेना, ये सभी 75 हैं। अब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट, तो ये आपके मॉक टेस्ट के सारे सवाल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में PDF फाइल बना दी है। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं अपन साइंस के क्वेश्चंस। तो इस रियल मॉक में कितने साइंस के सवाल पूछे गए हैं देखते हैं। पहला सवाल, सामान्य मनुष्य द्वारा सर्वे आवर्ती की रेंज लगभग कितनी होती है? सभी के आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर सवालों का लेवल थोड़ा इजी है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये 20,000 हर्ट्ज का सिंबल है। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। 20 हर्ट्ज को आप क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। इससे कम की जो आवृत्ति जो अपन नहीं सुन सकते हैं वो इंफ्रासोनिक है। और इससे अधिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति है अल्ट्रासोनिक। ये सभी को पता है। नेक्स्ट सवाल जो साइंस का पूछा, जो ये 75 क्वेश्चन है, इतने इजी सवाल है। आई थिंक आप 65 से 70 हैं वो कर देंगे करेक्ट। फिजिकल्स, तो क्या ये रियल में यही सवाल इस टाइप से इजी आएंगे? ये नहीं संभव है। ये सिर्फ आपके अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि कैंडिडेट ये पूरा रियल मॉक दे सके। पीसी कल्चर शब्द किससे संबंधित है? पीसी कल्चर
आपको पता है मत्स्य पालन से संबंधित है, तो ये 4 विकल्प इसमें दे रखे हैं, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, इनमें से कौन सी धातु नहीं है, पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। फॉस्फोरस धातु नहीं है, आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो अधातुएं हैं, फॉस्फोरस, बाकी सभी धातुएं। अगला सवाल लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आप कहेंगे, दूध दही में जो एसिड पाया जाता है ना वो लैक्टिक है, तो दही में है। नींबू में सिट्रिक है, पालक में ऑक्जेलिक, पालक टमाटर में ऑक्जेलिक है, सिरका है एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक। अगला साइंस का सवाल यहाँ पर पूछा कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, बताओ भाई कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो यहाँ आप विटामिन देखेंगे, विटामिन डी कैल्शियम हो गया, और शरीर में जो मजबूत हड्डियों के लिए या फिर दांतों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और फास्फोरस विटामिन आवश्यक है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, अब डी शरीर में ही बनता है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी कन्वर्ट होता है शरीर में। तो आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है सूर्य से बनता है, नहीं, सूर्य से वो रिएक्शंस होती है, सूर्य का प्रकाश अपना शरीर है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ कैटालिस्ट का काम करेगा और शरीर में अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का विटामिन डी में कन्वर्ट होना। सूर्य नहीं हुआ तो वो रिएक्शंस नहीं बन पाएगी, इसलिए यहाँ पर सूर्य का विटामिन डी के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का होना अनिवार्य है। ये सवाल साइंस का पूछा। अगला सवाल यहाँ पर एक फिजिक्स का पूछा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा आपके जो घरों में विद्युत कनेक्शन है तो बिल आता है ना, वो KWH मीटर में लिखा होता है, KWH है। तो KWH किसकी यूनिट है, एक तरीके से ऊर्जा की ही इकाई है। आपको पता होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। यहाँ से काफ़ी बार न्यूमेरिकल के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कैपेसिटी दे रखी होगी कि आपके घरों में जो 60 वाट का बल्ब है और डेली 1 घंटा चलता है, 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च आएगा। तो आप देखेंगे इस 60 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग करके, उसके बाद कितना घंटा, डेली 1 घंटा 30 दिन के लिए, ओवर कितने हो जाएंगे, 30 घंटा 30 ओवर हो जाएंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो आपकी यूनिट आ जाती। ये सवाल। अगला सवाल है निपा एक क्या है। ये थोड़ा अपन कह सकते हैं कि साइंस का, बाकी ये एक करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था। निपा जो वायरस अटैक किया गया था, ये वायरस अटैक मतलब ये एक तरीके से जो जैविक वायरस है, यानी जो रोग पैदा करने वाला वायरस वो है, कंप्यूटर वाला नहीं। निपा एक वायरस है जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। तो एक तरीके से ये 6 से 7 क्वेश्चंस इस रियल मॉक में साइंस के दिए हुए। आप कहेंगे ये क्या हुआ, एक्चुअली आपने प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर देखा है तो ये चीज़ देखने को मिली थी। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो मैं आया रियल यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, क्या इस टाइप से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा, नहीं दे रखा। इसमें तो ये दे रखा कि 60 मिनट 75 क्वेश्चंस, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, और नीचे इन्होंने मैथमेटिक्स का दे रखा है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का क्या है, साइंस का क्या है, जीके का सिलेबस क्या है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है कि मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, साइंस के 20 आएंगे, जीके के 10 आएंगे, ऐसा नहीं दे रखा, कहीं पर भी नहीं दे रखा है। ये प्रीवियस ईयर के बेस पर अपन एजम्पशन लगा रहे हैं। तो क्या मतलब साइंस के 7 क्वेश्चन से आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका मॉक टेस्ट है, इसमें पूरे सवाल रैंडमली दिए गए हैं, फिक्स नहीं है कि मैथ्स के इन्होंने 20 ही दिए हैं, आगे सभी सब्जेक्ट वाइज अपन देखने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाले, 7 ही आएंगे। लगभग आपको 20 के आसपास ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निश्चित रहेगा साइंस का। अब आप कहेंगे एग्जाम टीसीएस ले रही, तो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से देखें। ऐसे तो मैंने क्या किया, चेक किया कि 2023 का एग्जाम किसने लिया है एसएससी का। तो पूरे एग्जाम्स टीसीएस ने लिए हैं, टीसीएस ने ही 2023 के पेपर भी सेट किए हैं एसएससी के। तो 2023 का और अभी 2024 का, इन दोनों के एसएससी के पेपर की मैंने साइंस के सारे सवाल हैं वो संकलित किए। टोटल 1155 सवाल होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड किए। तो आपके समक्ष पूरी पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें 2023 के 629 क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो अच्छे लेवल के सवाल हैं। 2024 के 526 क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए, टीसीएस एग्जाम करा रही है, इसका पैटर्न जानना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे। एक सवाल देखने पर 10-10 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे खासे यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी प्लस इस बुक को आप फोकस कर देंगे फिलहाल, तो अच्छा आपका साइंस में तो बहुत अच्छे तरीके से
कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर और सिलेबस कवर होने वाला है। तो इस टाइप से यहाँ पर 1155 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। डिटेल में ये पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। एक मिनिमम फी में, क्योंकि तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है, आप काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं है, पेमेंट होते ही तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। मान लेते नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक डेमो वीडियो भी डाला हुआ कैसे कि टॉप ट्रेंडिंग जीके.इन से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी होती है, तो वो चेक कर लेना, उसके बाद डाउनलोड करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ नहीं आए तो भी आप मेल कर सकते हो, वेबसाइट पर पूरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट है। ऐसा नहीं केवल आपको साइंस का कंटेंट मिलेगा, 2023 का पूरा टीसीएस ने कराया, तो मैंने जीके का भी सारा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज संकलन कर दिया। तो जीके के इंपॉर्टेंट सवाल बुक्स उत्तर से आते ही हैं, जनगणना से आते ही हैं, कला संस्कृति सवाल आते ही आते हैं, खेल से आते ही आते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर 5400 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2023 में पूछे गए, सारे सवाल वन लाइन में आप देखकर फायदा उठा सकते हो इस कंटेंट का भी। इसकी भी पेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल अपन रियल मॉक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो जीके जीए के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन चेक किए तो 33 क्वेश्चंस इन्होंने डाल दिए हैं मॉक में। 33 क्वेश्चन जीके के या फिर जनरल अवेयरनेस के 33 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जो इतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में तो 10 क्वेश्चंस थे साइंस के, यहाँ पर उसमें 20 क्वेश्चंस थे, लेकिन इन्होंने जीए में 33 डाल दिए। तो ये रियलिटी मत मानिएगा कि आपके रियल एग्जाम्स में भी इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आपको देखने को मिलेगा। अंतिम जैन तीर्थंकर, सभी को पता भगवान महावीर अंतिम जैन तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, अजितनाथ दूसरे, संभवनाथ तीसरे। इसी प्रकार कुछ अंतिम तीर्थंकर से सवाल पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। 24वें महावीर थे। इनका सिंबल भी अलग अलग आप देख सकते हो। 22वें कौन थे? नेमिनाथ थे। इससे पहले आप देख सकते हो एक और पूछा जाता है, भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इलाहाबाद था तो प्रयागराज में 1865 में स्थापित हुई है। वर्तमान में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में जरूर है, लेकिन 1865 में स्थापित हुई नहीं, ये इलाहाबाद में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसमें आपका असम करेक्ट है। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। असम की सीमा भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नेपाल से नहीं। अगला जो जीके का सवाल आपको पूछा गया है कि ट्यूनीशिया देश कहाँ स्थित है? ट्यूनीशिया किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ट्यूनीशिया है अफ्रीका में। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस और अफ्रीका का ये देश हो जाएगा ट्यूनीशिया। इजी सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सभी को पता है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना बक्सर का युद्ध कब हुआ, ताकि मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट हैं जो पूरा का पूरा वीडियो देखते लास्ट तक हैं, इतने डेडिकेटेड हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के मध्य हुआ है ये प्लासी का युद्ध, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस युद्ध के बाद बंगाल की नवाबी का पतन हो गया। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के भी सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल देखने को मिले कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, पाइथन, लिनक्स, सी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। ये क्या है? निसार उपग्रह क्या है? निसार यानी ये नासा और इसरो दोनों का है। नासा इसरो का सार है। नासा इसरो, इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान, प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, इसका अध्ययन करना। अगला सवाल, भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान जो जर्मनी से लिए गए हैं ना, ये किस आर्टिकल में है? आपातकाल आपको आर्टिकल 352 से 360 के मध्य देखने को मिलेंगे। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश की सुरक्षा से संबंधित आपातकाल 352 से 356 में राज्य में संवैधानिक स्थिति है वो टूट जाए उस केस में राज्य में 356 में, और वित्तीय आपातकाल जो अब तक नहीं लगा आर्टिकल 360 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये विकल्प थे आपके। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बाद पद आया था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो रॉबर्ट है विलियम की मासी। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है यानी हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। विलियम यानी गवर्नर जनरल जो प्रथम था भारत का, वो विलियम बेंटिंग, और गवर्नर जनरल के बाद पोस्ट आई भारत में वायसराय की, तो वो विलियम की कैनिंग हो जाएगी। मौसी यानी भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल मो यानी माउंटबेटन। सी यानी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालचारी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे, मातृभूमि दिवस जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है?
22 अप्रैल को हो जाएगा। विकल्प 5 जून, 3 मार्च है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सभी को पता है, 1084 केरल का सर्वाधिक है। आपको बता दूं, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ये मिक्स सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। मॉक में भी इन्होंने मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं, नहीं तो सवाल में आप सब्जेक्ट वाइज स्विच कर सकते थे, रियल मॉक में उस प्रकार से होता। तो यहाँ पर मिक्स सवाल आने की संभावना है, तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य भारत को स्वच्छ तथा खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ बनाने का लक्ष्य कब तक का था, किस वर्ष तक का था? स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य उस समय 2 अक्टूबर 2019 को भारत को ओडीएफ बनाने का था, 2 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब देखेंगे ना आप सवाल, एक्चुअली ये क्वेश्चंस हैं बहुत पहले के, अक्टूबर 2020 तक के इन्होंने करंट अफेयर्स यहाँ पर एक तरीके से डाल दिए। तो पहले का इनके पास कोई डाटा का पेपर पड़ा, उनको यहाँ पर चिपका दिया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, इसका भारतीय सदस्य आपको पूछा है। तो इसमें से आपका हो जाएगा दलवीर भंडारी। नेक्स्ट देखते हैं, दलवीर भंडारी हैं 2021 तक आईसीजे के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, 2012 से 21 तक। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, सभी को पता, इतने ही सवाल पूछे। तेलंगाना की है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट है? तो ये आपका सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध के निकट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और विकल्प आप टिहरी डैम देखेंगे तो उत्तराखंड में, भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा है, ये भी प्रीवियस करंट अफेयर्स का है। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा, कौन सी बम का इस्तेमाल हुआ था? उसमें स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था। 1 गीगाबाइट किसके बराबर? देखिए कंप्यूटर का दूसरा सवाल, एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो लिनक्स वाला था, अब 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? अब गीगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है, ये आपको पूछा है एक तरीके से। तो गीगाबाइट 1 GB आप देखेंगे ना, 1 GB, 1 GB में कितने MB होते हैं? आप सभी को पता है 1024 MB होते हैं। अब देखिए ये किलोबाइट में, अब एमबी को किलोबाइट में बदलना, 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो ये 1024 मल्टीप्लाई 1024 करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, विकल्प जो डी में दे रखा है ना, कितना दे रखा है भाई, 10,48,576 किलोबाइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का, ये पहले की योजना है, अब योजना बहुत पहले की भी पूछी जा सकती है, इस हेतु 2023 और 24 का योजना का अलग से अपना जो PDF है ना उसमें डाला हुआ, वो आप चेक कर लेना। योजना के जितने भी ओल्ड स्कीम के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पूछा है हृदय योजना का शुभारंभ है वो किया था। तो हृदय यानी एक धरोहर समारोह के समग्र विकास पर हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था 2015 में। हृदय यानी हेरिटेज डेवलपमेंट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हृदय हेरिटेज धरोहर को विकसित करने हेतु। PSLV क्या है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो प्रक्षेपण केंद्र है, भारत का उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगला सवाल आपको पूछा कि किसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी पर है? कृष्ण नदी पर दोस्तों नागार्जुन बांध है, जो हैदराबाद के पास में है, कृष्ण नदी पर नागार्जुन बांध है। हीराकुंड है महानदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर है। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट। आपको यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2020 का पूछ रहे सवाल कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2020 का टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो उस समय तो राफेल नडाल ने जीता था, लेकिन आपको एक्चुअली 2023-24 का डाटा याद रखना चाहिए। तो ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 देखेंगे ना, पुरुष एकल का यानिक सिनर ने जीता, महिला एकल का आर्यना साबलेंका ने जीता। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज ने और महिला एकल का इगा स्वाइटेक ने जीता। इसी प्रकार विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज और महिला एकल का बारबोरा कोर्जिकोवा ने जीता। यूएस ओपन का पुरुष एकल का जैनिक सीनर और महिला एकल का अरेना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट वाला है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय सुनील अरोड़ा, लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, सभी को पता है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 15 मई 2022 से। और 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो 2 चुनाव आयुक्त अभी कौन है? सुखबीर सिंह संधू और श्री गणेश कुमार। तो सुखबीर सिंह संधू ये नए बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 2030 तक निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है? 17 हो जाएगी, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर 17 करेक्ट है। बाकी आपने ये रियल मॉक दिया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कितने सवाल आपके 75 में से करेक्ट हो रहे हैं।
बाकी इसमें थोड़ा पैटर्न अलग ही है। राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, सभी को पता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ये भी इजी सवाल है, शुरुआत में 14 थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, सबसे लंबी भारत की रेलवे सुरंग है, जो 11.2 किलोमीटर है। बाकी सभी सुरंग ऑप्शन में दे रखा है ना, बारशेम, सांगलदान, रायपुर, ये महाराष्ट्र में है। पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर में। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति है कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में। झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? झारखंड की सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ। झारखंड आप देखेंगे ना, तो इसकी सीमा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अपना झारखंड राज्य है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से, इधर आपका यूपी से भी लगती है, बिहार से भी लगती है। तो 3, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल और ओडिशा, ये तो 5 राज्यों से लगती है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? 9 नवरत्न थे, उनमें से कौन इनमें नहीं था? तो यहाँ पर मैं आपको 9 नवरत्न बता देता हूँ। बीरबल थे, तानसेन, अबुल फजल, फेजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन और अबुल रहीम खाने खान, ये 9 अकबर के 9 रत्न यहाँ पर थे। और बैरम खान अकबर के संरक्षक और सलाहकार थे, लेकिन उन्हें अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल जो जीके का है, ईओस 01 क्या है? ये भारत का ही एक उपग्रह है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह हो जाएगा ईओस 01। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर? ये अच्छा सवाल है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, ये दोस्तों है खड़कवासाला पुणे, खड़कवासाला पुणे में है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ये तीसरा सवाल आपने देखा। तो टोटल सवाल 33 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए हैं जीके जीए से। एक्चुअली इतने सवाल नहीं पूछने थे, लेकिन ये आपका मॉक है, रियल एग्जाम नहीं है। साइंस रीजनिंग के बाद बारी आ गई मैथ की। मैथ के एक्चुअली सवाल पूछने थे 20, इन्होंने पूछ लिए 30 सवाल। और रीजनिंग के बहुत कम फिर सवाल बच्चे हुए, बताऊंगा कौन से पूछे हैं। तो 30 सवाल हैं और इनको आप मिलाइएगा, मैं बताता हूँ। 200 और 500 के बीच इजी सवाल है। ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद हैं जो 3, 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं? अब 200 और 500 के मध्य 3 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए, 5 का भी भाग जाए। अब तीनों का भाग जाए मतलब तीनों का एलसीएम आपको पता होना चाहिए। 3, 4, 5 का एलसीएम, ये एक तरीके से इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका गुणा कर दो, 12, 12 और 5 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 है, यानी 60 का जो गुणज होगा, 60 का गुणज होगा या 60, एलसीएम यानी 60, 60 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, और किस में जाएगा? इन तीनों का भाग और इसके गुणज में, यानी 60 का पहाड़ा गुणज, यानी 60 के पहाड़े में पहाड़ा जो 200 से बाद आता हो, 60 का पहाड़ा, आप कहेंगे ये क्या? 60 का पहाड़ा 3 बार बोले ना 180 आ जाए, 4 बार बोले तो 240। अब 200 से ज़्यादा 60 का पहाड़ा स्टार्ट हुआ 240 से, 500 तक कितनी संख्या आ जाएंगी? आप कहेंगे 240 के बाद 60 के पहाड़े में सीधा ही आएगा 300, फिर 360, फिर 420, फिर 60 जोड़ेंगे 480, उसके बाद 500 से ज़्यादा आ जाएगी, तो कितनी संख्या आ गई? 5 संख्या आई ना, तो ये 5 करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते थे, ये इजी सवाल था। बाकी इसमें एक सीरीज़ बनती है, फिर आप सारांतर लेकर ये जो मेथड भी अपना सकते थे, लेकिन अपन ने डायरेक्ट कर दिया। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 625 से भी विभाजित हो जाए और 250 से भी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब इसमें भी क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। दोनों के एलसीएम से ही वो संख्या निकलेगी। 625 का आप गुणनखंड किया, ये आया, 250 का ये किया अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अलग अलग किया तो कॉमन वाले ले लो। कॉमन वाले कितने आ रहे हैं? 2, 3, तो 3 तो 5 आ जाएंगे, बाकी रह गए वो ले लो, 5 और 2, तो 5 और 2, तो 1250 हो जाएगा इसका मल्टीपल। यानी 625 और 250 दोनों से जो विभाजित होएगी वो सबसे छोटी संख्या 1250 है। बाकी इससे बड़ी तो हो सकती है उसका गुणज। किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो यहाँ पर 84 से विभाजित कर रहे हो तो 27 है वो रिमाइंडर आ रहा है। अब रिमाइंडर 27 कब नहीं आता? कब नहीं आता? जब वो संख्या 84 होती और 84 में 84 का भाग देते तो कोई शेष आता? नहीं आता। शेष क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 27 ज़्यादा है तभी आ रहा है। तो 84 प्लस 27 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 111 आ गई। अब 111 में आप 6 का भाग दो, रिमाइंडर आ जाएगा, वो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन भाग देंगे 6, 5,
8 बार गया 48, पीछे रहे 3, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा आपके यहाँ से। और इसके गुणज में भी आप ट्राई कर लेना, यही आएगा, यानी 84 प्लस आप कर सकते हो 84 का मल्टीप्लाई 2 करके आप प्लस यहाँ पर कर देना 27 है, उस केस में भी 195 आएगा, 6 का भाग देंगे रिमाइंडर 3 ही आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 55,000 का ऋण देता है। 2 वर्षों के बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करनी होगी? डायरेक्टली अमाउंट आप देख लो भाई, अमाउंट क्या होता है, ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बाई 100 की घात टी। तो यहाँ पर अमाउंट जो आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल कितना है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 55,000 का ऋण देता है। तो लोन देता कितने का है, मूल अमाउंट देता है 55,000 का, उसमें 1 प्लस रेट कितनी है। अब देखिए वार्षिक गणना कर रहा है ना, और 2 वर्षों के बाद आपको पूछा है, तो 1 प्लस टी 2 हो जाएगा, रेट 5%, 5/100 की घात 2। तो इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो आंसर आपके आ जाएगा। एक्चुअली उत्तर आ रहा है 60,637.50। तो ये आप देखेंगे इसमें 60,637.50, विकल्प बी करेक्ट है, ये वाला नहीं, बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स वाई बराबर 18, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई दे रखा है और क्यूब देखना है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई का डायरेक्टली होल क्यूब कर दो ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, x प्लस वाई का होल क्यूब आपको देखिए x प्लस वाई है 5 है, तो 5 का क्यूब आप करेंगे तो वो हो जाएगा 125। 125 बराबर एक्स क्यूब जो आपको ज्ञात करना है, प्लस वाई क्यूब आपको ज्ञात करना है, 3xy 3 गुणा एक्स वाई कितना है 18, 3 गुणा 18, एक्स प्लस वाई है 5, गुणा 5 करेंगे तो इनमें से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इनको अपन गुणा करके 125 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ 125 में से माइनस किया तो -145, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई। अगला है, एक व्यापारी को 45,000 में एक सोफा सेट बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी सोफा सेट को 39,000 में बेचने पर उसे उतनी ही हानि होती है। जितना 45,000 में लाभ होता है ना, 39,000 में उतनी हानि हो जाती है। सोफा सेट का लागत मूल्य आपको ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य x है। अब देखिए लाभ और हानि इक्वल है। लाभ क्या होता है, ये आपने मान लिया है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस आप देखेंगे। अब 45,000 बेचने पर लाभ हो रहा, लाभ कब होगा, 45,000 माइनस एक्स जितना कॉस्ट प्राइस है। अब ये हानि के इक्वल है। हानि कब होगी, जब एक्स ज़्यादा होगा और बिक्री मूल्य कम होगा, -39,000। ये चीज़ आपको करनी है, और एक्स इस साइड ले आएगा तो 45,000 प्लस 39,000, ये प्लस में हो जाएंगे, बराबर माइनस एक्स इस साइड आएगा 2x हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 84,000 है, एक्स से 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके 42,000, विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 60 भाग 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 23 माइनस 15 का मान इसमें से किसके बराबर है। बोर्डमास के नियम से आप इजीली करेंगे। बोर्डमास का नियम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना कहते हैं। 60 भाग 5 गुणा 2 10 प्लस 5 गुणा 23 माइनस 15। 60 में 10 का भाग दिया क्योंकि सबसे पहले भाग हल करेंगे ना, तो 6 प्लस 5 गुणा 23 माइनस 15। 5 गुणा 23 कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड, ये 5 गुणा 23 है, ठीक है, ये 15 और 5 दूनी 10 यानी 11 माइनस 15, तो 115 100 100 और 6। एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक हुई, सवाल ये था 60 भाग 2 गुणा, यहाँ पर 2 की घात 3 था, अपन ने 23 दे दिया इसलिए गलत हो गया। बाकी क्योंकि यहाँ पर 60 में 10 का भाग देंगे प्लस 5 गुणा 2 की घात 3 होगा, 4 दूनी 8 माइनस 15, तो ये 6 प्लस 40 माइनस 15, तो 6 प्लस 25, 25 और 6 31, ये आपका विकल्प ए में दे रखा है 31, ये एक्चुअल सवाल। तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसकी पावर में लेना था इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, कॉट 15 कॉट 75 कॉट 60 कॉट 30 प्लस 10 45 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। इसको मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, कट होने वाली चीज़ें हैं। कॉट 15 देखिए, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ये रिवर्स में होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan 45 के मान 1 होता है, तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ये भाग आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक्चुअल में ये आपका दे रखा है, इसमें मैंने क्या किया, कॉट 15 को 1/tan 15 कर दिया और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिया। कॉट 15 को 1/tan 15 और कॉट 75 को 1/tan 75। अब कॉट 60 की मान होता है 1/√3 और कॉट 30 का होता है √3।
tan 45 का मान होता है 1, ये मैंने पुट कर दिया। अब आप आगे देखेंगे 1/tan 15। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/tan जो 75 था ना, अब tan 75 को मैं लिख सकता हूँ ना, 90 में से 15 गए 75 ही रहे, ये भी tan 75 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा हो जाता कॉट थीटा, क्योंकि पहले ही चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा इसी पहले ही चतुर्थांश में रहेगा ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा, यानी 1/cot 15 प्लस 1 है। अब 1/tan 15 गुणा 1/cot 15, आपको पता है ना कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो cot 15 को मैं 1/tan 15 कर सकता हूँ, तो tan 15 ऊपर चला जाएगा, तो इस tan 15 से tan 15 एक कट हो जाएगा, तो ये भी एक, ये भी एक, 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसका आंसर है 2। अगला सवाल है एक्स वाई का रेशियो है 3:2 है, तो इसका मान ज्ञात करना। अब एक्स वाई 3:2 तो एग्जैक्टली ये रेशियो में है, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक्स आपका 3k है, एक्स बराबर 3k और वाई बराबर 2k, के से के कट होगा, 3:2 का रेशियो रहेगा, तो एक्स के स्थान पर 3k रखना है, वाई के स्थान पर 2k रखना है, तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे एक्चुअली यहाँ पर एक्स के स्थान पर 3k और वाई के स्थान पर 2k, तो ये 6k प्लस 6 पे और नीचे आ जाएगा 15k प्लस 14k, यानी ये 12k/29 यानी 12/29 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशियों को इतने मत मिले हैं, विजय प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रतिशत है। विजय कौन हुआ, जिनको 5400 मिले, तो इसको कितने प्रतिशत मत मिले हैं, 5400/32। अब देखिए 5432 में किसका भाग दूं, टोटल मत का भाग देंगे तभी प्रतिशत आएगा ना, प्रतिशत यहाँ क्या, टोटल में से कितने मिले, टोटल इनको जोड़ेंगे सभी को, तो ये आ रहे हैं 9460 है, 9490 आ रहे हैं एक्चुअली, इसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में आपका आंसर आएगा 57.23%, ये विकल्प सी करेक्ट है। 11वां सवाल आपको पूछा, बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट इस प्रकार दे रखा है आपको, 1600 प्लस √81। अब देखिए 16 किसका होता है, 4 का डबल जीरो में से एक बार आ जाएगा, प्लस 81 होता है 9 का, 40 और 9 कितने 49, 49 का रूट कितना होता है 7, तो आंसर आ जाएगा 7। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग शिक्षा पर, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 है तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी होगी। अपने वेतन का 1/4 भाग शिक्षा पर, यानी 60,000 का 1/4 शिक्षा पर करता है तो कितना करता है, 60,000 में 1/4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा ना, 15,000 शिक्षा पर करता है। 1/3 भोजन पर करता है, तो 60,000 में 1/3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो 20,000 का और 15,000 का, 20 और 30 35 का तो खर्चा हो गया, पीछे कितने रहे, पीछे रहे 25,000, तो मासिक बचत कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। विकल्प एक करेक्ट है, बिल्कुल ईजी सवाल है। बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड तो आपको ज्ञात करने होते हैं, आप इसका जो एक्स के गुणा में कौन है, एक है, तो इस अक्षर को 1 से गुणा करेंगे तो 18 है, तो गुणा करने पर 18 और ये प्लस माइनस करने पर 9 आना चाहिए। अब देखिए माइनस का 9x को आपको टुकड़े करने एक्चुअली, तो आप कहेंगे ये तो 6 और 3 की बात हो रही, -6 -3 गुणा करने पर आपके 18 आ रहा है ना, प्लस का 18, और फिर -6 -3 -9 होते हैं, तो इसके स्थान पर आप -6x और -3x रखेंगे, ठीक है, तो ये 18x² हो जाएगा इधर भी। तो इन चीज़ों को ऐसे करेंगे आप, ये x² -3x -6x प्लस 18, इनमें आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, x -3, इसमें आपका कॉमन आ जाएगा -3, -3 कॉमन लिया तो ये आपका, सॉरी 6 कॉमन आएगा ना इसमें, -6 लिया तो x माइनस का है, तो इस इधर भी अंदर भी माइनस है और 3 है, तो यहाँ पर कॉमन फिर x -3 आ गया, तो x -3 इधर आया और इधर x -6, तो x -3 और x -6 कहाँ पर है, ये विकल्प बी करेक्ट है। दिए गए असमूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऑर्डर में एडजस्ट करना है, चाहे वो आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो। अपन करते हैं आरोही क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये एडजस्ट हो गया। अब माध्यिका का मतलब बीच का अंक, बीच का अंक जब विषम संख्या होगी तो एक अंक आएगा, सम संख्या में बीच के 2 अंक आएंगे। ये टोटल 6 नंबर है, इनमें 2 अंक बीच के, 16 और 18, 16 और 18 का मध्य क्या हो जाएगा, मध्य यानी इनके बीच की संख्या, इसके बीच की संख्या 17, तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे 17, अदरवाइज 16 प्लस 18/2 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब आपको पता होना चाहिए जो रोम्बस है, समचतुर्भुज होता है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। अब ए आपको दे रखा है 108, 1/2 गुणा विकर्ण 1 आपको दे रखा है 12 और विकर्ण 2 सभी सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप करेंगे 6, तो इसको 6 में भाग देंगे तो आपका आंसर आ गया 6 8 18,
तो एक्चुअली यहाँ पर 18। बाकी आप देखेंगे एक विकर्ण जब रोम्बस में लगभग इस टाइप से वर्ग टाइप से होता है, एक विकर्ण जब आपको 12 दे रखा तो दूसरा भी 12 के आसपास आएगा, यानी 12 के सबसे पास में आप कौन लग रहा है, 18 लग रहा है। तो बहुत कम समय तो आप 18 का भी तुक्का लगा सकते हो और एक्चुअली उत्तर भी 18 है। दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 20% कम है, पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा कि एक तीसरी संख्या से, दो संख्या है ना, वो तीसरी संख्या से इतनी कम है। अब तीसरी संख्या में 100 मान लेता हूँ क्योंकि सभी प्रतिशत में ना मैंने 100 मान लिया, ये थर्ड नंबर है। तो पहली संख्या इससे 30% कम है। 100 का 30% कितना होता है, आप कहेंगे 100 का 30 तो 30 होता है, तो 30 कम है तो वो कितनी होगी, 30 कम है मतलब वो 70 होगी। दूसरी संख्या 20 कम है मतलब वो 80 होगी। यही तो तीन संख्या है। अब पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहली दो संख्या है, 7 और 8 का रेशियो हो जाएगा इसका, 7:8। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ये चीज समझते हैं क्या दे रखा है। तो सवाल में एक्चुअली ये दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर आपके सामने ट्राइंगल है, भुजा पी क्यू पर बिंदु एक्स, इस भुजा पी क्यू पर ये बिंदु एक्स, पी आर पर बिंदु वाई ले लिया, और ये बिंदु इस प्रकार है कि जो अपन एक्स और वाई को मिलाएंगे ना, ये एक्स वाई रेखा इस क्यू आर के समानांतर पैरेलल है, और आपको दो अनुपात देगा, पी वाई 3 दे रखा है, वाई आर 5 दे रखा है, ये 3 और 5 का रेशियो है। आपको पूछा ये पूरी पी एक्स का रेशियो, पी एक्स की लंबाई 7 है, तो पी क्यू, इस पूरी पी क्यू की लंबाई। अब देखिए आपको बता दूं, जब इस प्रकार से दो भुजाओं को, दो रेखाओं के बिंदुओं को आपस में मिलाने पर तीसरी रेखा के समानांतर आ जाए ना, तो बराबर रेशियो में वो बांटेंगे। कैसे, ये थेलस का प्रमेय कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, एक रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा को काटती है, तो ये रेखा एक भुजा को काटती है और दूसरी भुजा के समानांतर है, इसके समानांतर है, तो ये रेखा तीसरी भुजा को भी उसी अनुपात में विभाजित करेगी। तो एक भुजा को काटती है, दूसरी के समानांतर है, तीसरी को भी उसी अनुपात में विभाजित करेगी जिसको पहली में कर रखा है। यानी जो आपका ये पी क्यू आर एक्स वाई था ना, इसमें पी एक्स और एक्स क्यू, इनका जो रेशियो है वो पी वाई और वाई आर के इक्वल है। पी एक्स आपको ऑलरेडी 7 दे रखा है और एक्स क्यू आपको पता नहीं है, और पी वाई आपको 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, 7/एक्स क्यू। तो यहाँ से आपकी एक्स क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जब एक्स क्यू की वैल्यू पी एक्स से जोड़ेंगे तो ये पूरी पी क्यू आ जाएगी। ये एक्स क्यू और पी एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो पी क्यू आ जाएगी। इसकी जोड़ एग्जैक्टली आपके पॉइंट में उत्तर आ रहा है, 56/3 में भाग देंगे तो 18.67 आंसर आ रहा है। ये जो विकल्प 4 दे रखा है। अगला सवाल, कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 1,600 रुपये हो जाएगी। तो ये भी एक इजी सवाल पूछा भाई, साधारण ब्याज पूछ लिया, 10,000 की राशि है, प्रिंसिपल आपको 10,000 दे रखा है, तो ये आपका 10,000, 8%, ये 8% है। चलो 10,000 का 8%, तो मूलधन आपका साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय आपको पता थोड़ा ही, समय तो ज्ञात करना है ना, पूछा ना कितने वर्षों में, बट्टा 100 होता है ना। अब ये ब्याज का सूत्र है, तो साधारण ब्याज की राशि 1,600 होगी। तो ये ब्याज का सूत्र, तो ब्याज ये 1,600 बता रहा है, तो यहाँ से आप टी फाइंड आउट कर सकते हो। ये वैसे 0 0 में कट कर देता हूँ, इधर इसके भाग में 100 गुणा 8 चले गए हैं, ये 0 0 गए, ये 8 दूनी 16, तो टी बराबर 2 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, सारे इजी इजी सवाल हैं, देखते ही बन जाएंगे। ऐसे सवाल आएंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। 1/0.05 ऑफ 2/5 ऑफ, यानी गुणा करना आपको एक तरीके से, 1/0.05 है, इसका गुणा करना 2/5 से। तो सबसे पहले तो आप इस दशमलव को हटा सकते हो। दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है 100 से, क्योंकि 2 है ना पॉइंट के बाद, 2 संख्या, तो 100 से भाग देंगे आप। ऊपर ऊपर आपने 100 का भाग दिया तो ये नीचे 5 आ जाएगा, 2/5। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 और 5 25 होते हैं ना, 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8 होते, तो 8 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 242, 634 एवं 358 को विभाजित करने पर क्रमश 2, 4 एवं 8 शेष रहें। तो एक ऐसी संख्या लेनी है जो उसको भाग देंगे, 242 में उसका भाग देंगे, 634 में उसका भाग देंगे और 358 में उसका भाग देंगे। यदि उसका भाग 242 में दे तो 2 शेष रहे,
और 634 में दे तो 4 शेष रहें, और 358 में दे तो 8 शेष रहें। आप कहेंगे कुछ ऐसा करो कि शेष न रहें, तो कुछ ऐसा करने के लिए संख्या क्या होगी, इसमें 2 शेष रह रहा, पहली संख्या में 2 शेष रह रहा, यदि ये संख्या 240 होती तो कुछ शेष रहता, नहीं रहता। यही संख्या 4 हटा दो, इसमें 4 शेष रह रहा ना, शेष क्यों रह रहा है कि इसमें 4 ज़्यादा है। यही संख्या 630 होती तो कुछ शेष रहता, नहीं रहता, और यही संख्या 350 होती तो शेष रहता, नहीं रहता। तो ये तीनों ही संख्या आपके पास दोबारा मिल गई जिसमें शेषफल कुछ नहीं रह रहा है। अब कुछ भी शेषफल नहीं रह रहा है और एक ऐसी संख्या का भाग तीनों में ही जाए तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी HCF। इसका मतलब इनका जब HCF निकालेंगे ना तो एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, यानी एक ऐसा इनका गुणनखंड आएगा, यानी सबसे बड़ा से बड़ा गुणनखंड इनका कौन सा आएगा, तो ये वाला नंबर आएगा जो आपको पूछा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी उसका HCF निकाला। 240, 630, 350 का आपको अभी गुणनखंड करना पड़ेंगे और कॉमन गुणनखंड से उसका HCF निकल जाएगा। 240, 630, 350 ये इसका गुणनखंड है। HCF यानी तीनों में कॉमन कौन सा, 2 2, ऊपर भी 2, एक 2 कॉमन हो गया, 5 5 5, 5 एक ही है ना, हाँ 2 और 5 कॉमन है, 10 है, नहीं वो संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी 10 है। आप डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे, आप देखते विकल्प कि यदि ये उत्तर 10 होता कि 10 का भाग इसमें दूँ तो शेष कितना रहे। आप कहेंगे 10 के भाग देने पर जिसके 40 है 30 है इसमें तो पूरा पूरा जाता, पीछे 2 शेष रहा, इसमें 4 रह रहा, इसमें 8 रह रहा, मतलब उत्तर सीधा ही 10 आप कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक खाली तालाब को भरने के लिए 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। पाइप ए अकेले तालाब को 70 घंटों में भर सकता है। ए 70 घंटों में भर सकता है, यानी 1 घंटे में कितना भरता होगा, 70, 1/70, और 70 घंटों में पूरा एक पाइप पूरा भर देता है। ठीक, लेकिन अपन देखते हैं 1 घंटे की कैपेसिटी ए की। ए 1 घंटे में 1/70, बी 1 घंटे में 1/80 भर सकता है। भाई अकेले उस तालाब को 80 घंटे में, तो 1 घंटे में इसका 1/80 तो भरेगा ना। अब दोनों को एक साथ खोले तो दोनों 1 घंटे में कितने भरेंगे, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका डायरेक्टली गुणा कर दो, 560। तो ये 560 है। अब 560 में 70 का भाग देंगे तो वो 80 बार जाएगा, सॉरी 80 नहीं, 0 0 कटन 8 बार जाएगा, और 80 का देंगे 7 बार देंगे, तो 8 और 7 15/560 है। यानी दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टोटल भाग यदि 560 में पाइप की कैपेसिटी 560 हो ना, उनमें से ये 1 घंटा में 15 भर पाएंगे। तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 15 भरेंगे तो आप कहेंगे 560 में 15 का भाग दे दो ना, टोटल घंटे कितने लगेंगे। तो 560 में 15 का भाग दिया तो यहाँ पर 37.33 घंटे लगने वाले हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार कर देगी। एक लैंप पोस्ट है, रेलगाड़ी 2 मिनट में यहाँ से आई, इसको पूरा पार करने में 2 मिनट लग गए हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, कितनी दूरी तय की है रेलगाड़ी ने, वही उसकी लंबाई है। दूरी बराबर उसकी चाल गुणा समय। अब चाल गुणा समय, समय 2 मिनट में है, ये किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकेंड में, और या इसको सेकेंड में बदलते हैं, इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में छोटे में बदलना है तो 5/18 से गुणा आप भाग देंगे। 6 का दोनों में ही भाग जरा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, 10 और 5 50, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। 2 मिनट में कितने सेकेंड, आप कहेंगे 120 सेकेंड होते हैं। अब इनको गुणा करेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी ना, दूरी बराबर 4 गुणा समय। ठीक है, 50/3 गुणा 120, ये कितनी बार, 4 बार, 520, 2000 मीटर। विकल्प 1 करेक्ट है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ये आपका वर्त दे रखा है, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और एक जीवा है 16 सेंटीमीटर की। ये आपकी 16 सेंटीमीटर की जीवा खींची जाती है। तो वर्त के केंद्र से जीवा की दूरी, अब वर्त के केंद्र से जीवा, अब केंद्र है ना जीवा पर बिल्कुल 2 भागा में बांटेगा और लंब होगा। ठीक है, जैसे 16 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8, और ये आपको पता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पूछा वर्त के केंद्र से जीवा की दूरी, ये केंद्र से जीवा की दूरी, ये लंबवत दूरी आपको पूछी है। तो कर्ण दे रखा, आधार दे रखा, लंब ज्ञात करना है। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 100, आधार का स्क्वायर 64, तो 100 में से 64 गए, पीछे रहे 36। अब 36 लंब का स्क्वायर है तो लंब इसका 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 36 का स्क्वायर रूट आता है आपका 6, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, 5/3 और 27/40 की व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम। अब कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, ये वाला व्युत्क्रम नहीं करते। 5/3 इसका देखिए, इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल करना है। 5/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा 3/5, इसका उल्टा 40/27, इनका आपको गुणा करना है एक्चुअली। तो ये गुणा करने पर कितना है, 5 का भाग 40 में 8 बार, और 3 का भाग 27 में 9 बार, तो ये हो जाएगा 8/9। क्या उत्तर 8/9 है, गलत हो जाएगा।
उत्तर गुणनफलों का व्युत्क्रम। अब जो उत्तर जो व्युत्क्रमा का गुणनफल आए ना उसका भी व्युत्क्रम कर दो, उसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम में नहीं, उसका उल्टा 9/8, विकल्प 9/8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उसका गुणनफल 726 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात की। जब मेरे को नहीं पता दो संख्या क्या है, मैंने एक 2x मान ली, एक 3x मान ली, इसका रेशियो फिर काटेंगे तो x 2 और 3 का ही रहेगा ना। इसका गुणा करने पर 726 है, इसका गुणा कर दो भाई, 3 दूनी 6x²। ये बोल रहा है कि ये गुणा करने पर 726 आ रहे हैं, तो यहाँ पर x² बराबर 726 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा। अब 6 का भाग 72 में बार 6 12 बार चला जाएगा, फिर 6 एकम 6 121 बार जाएगा। अब 121 x² है, x इसका वर्गमूल हो जाएगा, 121 किसका है 11 का वर्गमूल है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू, ध्यान रखना ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 11 आई है। अब एक संख्या 2x है, एक 3x है, छोटी कौन सी 2x है ना, 2 गुणा x यानी 11, 2 गुणा 11 बराबर 22 करना होगा आपको, डायरेक्टली x 11। ये चिल्ली मिस्टेक आप कर देते हो, हमने भी की है खूब। यदि 1/cos² थीटा माइनस cot² थीटा प्लस 1/sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 2 sin थीटा, तो थीटा का मान आपको पता होना चाहिए। cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो इनमें से cosec² थीटा माइनस cot² थीटा ये 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 बराबर 2 साइन थीटा। ये पूरा कितना हो गया 2 हो गया, 2 बराबर 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे 2 में से 2 1, साइन थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा में 1 की वैल्यू कौन से एंगल पर 1 की वैल्यू होती है, आप कहेंगे 90 में। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 यानी थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य 50 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब 40 श्रमिक यही सेम सड़क बना रहे हैं भाई, 100 मीटर सड़क कार्य तो वो का वो है, 100 मीटर आपको सड़क बनानी है। यहाँ पर 40 श्रमिक लग रहे हैं और 50 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कार्य ये हो जाएगा 40 गुणा 50 का कार्य हो गया। 40 आपके श्रमिक 50 दिन में हो रहा है, वही कार्य है, सड़क बनानी है 40 दिन में पूरा करना। अब डे आपको 40 लेना है, तो लेबर आप कितनी लेंगे, श्रमिक आप कितने लेंगे, तो श्रमिक पता नहीं, कार्य तो वही है ना, यही इतना ही कार्य, तो इसका अपन 40 से भाग देंगे। सही है ना, गलत है। एक्चुअली आपको क्या करना है, उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब 40 श्रमिक तो ये काम कर ही रहे हैं, इसके साथ और एक्स्ट्रा कितना लेबर लगाऊं, 40 प्लस एल फाइंड आउट करना आपको। तो आप कहेंगे ये तो आपका क्या हो जाएगा, 40 से 40 कट हो जाएगा, तो 50 बराबर 40 प्लस एल, कितना अतिरिक्त लगाऊं 40, 50 माइनस 40 बराबर एल। तो एल लेबर कितनी आ गई है 10, 10 आपको एक्स्ट्रा श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। सही तो किया है ना, बिल्कुल। 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है मैदान पर, तो उसी समय पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दो कोण होते हैं, एक उन्नयन होता है, एक अवनमन होता है। ऊपर से जो कोण बनता है ना सीधी रेखा के, वो अवनमन है, और नीचे से जो सीधी रेखा के कोण बनता है वो उन्नयन है। जैसे कि ये बिजली का आपका पोल है, 20 मीटर ऊंचा है, उसकी छाया की पृथ्वी पर ऐसे ही तो पड़ेगी। उन्नयन कोण होता है ये वाला कोण, ये आपका सूर्य से उन्नयन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे देखते हो ना, तो क्षैतिज रेखा के ये अवनमन, ये हमेशा उन्नयन और अवनमन कोण है वो क्षैतिज रेखा के बनता है, ये थीटा है। अब आपको 20√3 दे रखा है, ये छाया की लंबाई 20√3 दे रखा है, तो उसी समय पर सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा ज्ञात करना है। लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब थीटा के सामने गुजर लंब है 20, आधार है 20√3, 20 से 20 कटा, तो टेन थीटा में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, आप कहेंगे ये तो टेन 30 की होती है। तो टेन 30 की होती है ना 1/√3, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का पिरल πr/l। अब यहां से आप कहेंगे पाई यानी 22/7, आर आपके 3, लेकिन एल तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई L² बराबर R² प्लस H²। R² यानी 3 का स्क्वायर 9, H² यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, L² बराबर 25, L बराबर 5 है। L आपके यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो 22/7 πr/l होता है ना, πr/l 3 गुणा 5 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में उत्तर आएगा आपके। तो
15 पाई उत्तर आता है, जिसे आप 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। अंतिम सवाल मैथ का देख लो, यहाँ पर इसको हल करना है, ईजी सा सवाल है, आप कर सकते हो। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ एन इसमें आपको गुणा करना है, 17 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं रीजनिंग के सवाल। रीजनिंग के सवाल पूछने थे इनको 25, पूछ लिए 5 सवाल, देखते क्या पूछा। लेकिन कथन दिया गया है, कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। कौन सी कथन में अंतर्निहित धारणा है, जो नीचे धारणा उसमें कथन कथन में कौन सी है। इस साल ज़्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अब लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि मेरे को इतनी सेल करनी है, तो वो टारगेट पूरा करने के लिए खरीदारी पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। पुरस्कार और छूट देने की वजह क्या है, अपना टारगेट पूरा करना है कि इतनी तो सेल करनी ही करनी है। अब एजम्पशन देखिएगा कि दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, इसलिए अब उन्होंने उसे अपने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया है। क्या ऐसा है? क्या कहीं पर भी कथन में मेंशन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित किया इसलिए वो ग्राहकों को बांट रहे? नहीं है, उनको अपना टारगेट पूरा करना सेल्स का एक्चुअली। तो ये तो बिल्कुल नहीं है धारणा भाई। बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है। बिक्री यदि संतोषजनक होती तो टारगेट पूरा हो जाता। बिक्री संतोषजनक नहीं है, माल पड़ा है तभी वो ऑफर निकाल रहे हैं, तो ये एजम्पशन सही बैठ रहा है, तभी तो वो अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। तो केवल 2 नंबर वाली धारणा कथन में अंतर्निहित है, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोवर को UOLDVI लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? एक्चुअली ये कर क्या रहा है, तो इसमें आपको नंबर पता होना चाहिए। F6 L12 O15 W23 होता है ना, E5 R राजा 18 साल, इसको ये U में कन्वर्ट कर रहे हैं, U21 O ऑरेंज जूस 15 रुपये, उसके बाद L यहाँ पर 12, उसके बाद D4 U21 V22, ये 22, आई नो मेरे को पता है। तो इनमें आपको क्या समानता देख रही है? 21 और 6, चलिए और तो नहीं देख रहा, 21 और 27, ये भी आपका 27, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, ये आपका 27, तो सभी का जोड़ 27 हो रहा है। इसी प्रकार F6 में क्या जोड़ूं कि 27 हो रहा है? आप कहेंगे 6 में 21 जोड़ दो, 21 होता है U का, आपका शुरू U से होगा तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कर देना है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथन देखो। ये मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, अब भले ही रियल फैक्ट से अलग हो जानकारी, लेकिन इसको सही मान के चलना है। सभी बड़े छोटे हैं, जितने भी बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे लंबे हैं। अब ये कैसे कथन है? अब बड़े छोटे, छोटे लंबे, कोई लंबा सफ़ेद नहीं है, निष्कर्ष आपको देखना है। तो ये सभी बड़े छोटे होते हैं, तो आपको इस प्रकार करना पड़ेगा, ये आपका बड़ा, जितने भी बिग है ना वो स्मॉल है, तो स्मॉल इसके ऊपर आ जाएगा। जितने भी बड़े स्मॉल हो गए ना, कुछ छोटे लंबे हैं, स्मॉल है, ये कुछ स्मॉल है ना वो लंबे भी है, ये लंबा हो गया, कुछ है स्मॉल लंबे, ये लंबे लॉन्ग, कोई लंबा सफ़ेद नहीं है। अब लंबा सफ़ेद नहीं तो सफ़ेद आपको अलग ही कैटेगरी रखनी पड़ेगी, ये आपका सफ़ेद वाला वाइट। कुछ बड़े सफ़ेद हैं, अब सफ़ेद अलग कैटेगरी है, हो सकता है कि ये कैटेगरी यहाँ से हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बड़े सफ़ेद नहीं है, कुछ बड़े, बड़ा बिग, एक बार बोलो, कुछ बड़े सफ़ेद है, कुछ बड़े सफ़ेद नहीं है। यदि कुछ बड़े को सफ़ेद मान ले कि कुछ बड़े सफ़ेद हैं, इसका मतलब कुछ बड़े सफ़ेद नहीं है, दोनों ही मानना पड़ेगा फिर तो। कुछ छोटे सफ़ेद नहीं हैं भाई, एक्चुअली ये तीनों ही निष्कर्ष नहीं दिख रहे हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 11 का संबंध जो 144 से है, वही 16 का संबंध किससे होगा? ये ऑप्शन है। अब 144 तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर होता, तो 11 में से एक जोड़ा होगा इसने, बिल्कुल 16। अब 16 से एक ज़्यादा जोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 121 थोड़ा ही, तो 16 का स्क्वायर नहीं करना, एक ज़्यादा जोड़ के 17 का स्क्वायर करना, 17 का स्क्वायर 289 होते हैं, जो विकल्प में, तो यही करेक्ट होगा। उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से उसी प्रकार संबंधित हैं, जैसे कि क्रिया का संबंध जो प्रतिक्रिया से है। क्रिया और प्रतिक्रिया के विलोमत आप मान सकते हो, क्रिया है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी।
आक्रमण किया, कोई आपके ऊपर अटैक करे तो आप अपनी सुरक्षा करेंगे ना, प्रतिरक्षण करेंगे ना, डिफेंस आप करेंगे ना, तो एक विपरीत काम करेंगे ना आप, आक्रमण के विपरीत रक्षण होगा ना, तो ये दोनों सही सम्मिलित हो रहे हैं। तो 5 का ये करेक्ट हो गया। तो ये 5 रीजनिंग के सवाल हो गए। तो एक तरीके से यहाँ पर ये पूरे 75 क्वेश्चंस अपन ने हल किए हैं। वीडियो देखो 60 मिनट से भी कम, इसमें काफ़ी मैं समय तो 4-5 मिनट हैं वो ऐसे ही गए हैं, सवाल भी नहीं देखे। तो 50 मिनट के अंदर, क्योंकि पेपर इतना ईजी था। एक्चुअली आपका पेपर इतना ईजी नहीं आएगा, ये तो देखते ही आपका पेपर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो आपके रीजनिंग के 5 सवाल ही देखने को मिले। मैथ के पेपर में 30 सवाल आ गए। एक्चुअली आपके 20 सवाल थे पिछली बार। रीजनिंग के आपके कितने थे? 25 थे। साइंस के इसमें केवल 7 क्वेश्चन ही आए। एक्चुअली जो ये मॉक टेस्ट है ना आपका जारी किया है, 7 है। एक्चुअली साइंस के आपके आने थे 20 क्वेश्चन। जीके में आपके भर भर के क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आ गए, और एक्चुअली जीके में आने थे 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन को दिया गया है, कोई फिक्स नंबर में नहीं दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को नहीं दिया गया। हाँ, सिलेबस में से दिया गया, पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, ये आप कहेंगे। और बाकी आपने दिए पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, तो कितने सवाल सही के कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको पूरी आंसर की मैंने बता दी है। और आप टीसीएस पैटर्न के रियल क्वेश्चंस देखना चाहते हो, साइंस के विशेषकर, जहाँ पर कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है, एएलपी वालों के लिए वरदान मैंने बता दिया। 2023 और 24 जो टीसीएस ने पेपर लिए हैं उनकी पूरी साइंस लेटेस्ट पैटर्न का ही दे रहे हैं, और बहुत ओल्ड नहीं दे रहे हैं। 1155 मिनिमम फीस, आप 38 रुपये पे करके डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या है पीडीएफ में? जिस भी टॉपिक आप जिस भी एग्जाम में जाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो एसएससी जेई 2023 में साइंस के क्वेश्चन, तो इस पेज पर क्लिक करना, आप एसएससी जेई वाले पेपर की तरफ चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जो भी पेपर हो, जैसे ये क्लिक किया तो आप सीधा जेई के पास आ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सवाल। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डेमो वीडियो भी देख लेना है। और न्यू कैंडिडेट अभी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।